हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू यूनिक शिक्षण संस्थान सीकर। मैं गोकुल आज आपके लिए इस वीडियो में लेकर आया हूँ क्लास 9th विज्ञान विषय चैप्टर नंबर हमारा 3rd चल रहा था, परमाणु व अणु। उसके हमने 4 पार्ट जो है वो पहले देख लिए थे। आज हम इसका 5वां पार्ट पढ़ने वाले हैं। तो इसमें हम परमाणु और अणु के बारे में अच्छे से सब कुछ पढ़ने वाले हैं। तो आज के इस पार्ट में इसकी शुरुआत में हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे परमाणु के मौलिक कणों पर आवेश व उसका द्रव्यमान। इसको हमने एक सारणी के द्वारा बोर्ड के ऊपर सारणी बनाई, उस सारणी के द्वारा इसको हम अच्छे से पढ़ने वाले हैं या समझने वाले हैं। अब इसमें हम देखते क्या है कि भाई कुछ कण है। हमें पता है परमाणु का जो मौलिक कण के रूप में यदि हम देखें तो परमाणु में जो नाभिक होता है उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मूल कण के रूप में होते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो है वो परमाणु के बाहर निश्चित कक्षाओं में जो है वो चक्कर लगाते रहते हैं। अब हम इस सारणी के माध्यम से इसको हम देखने वाले हैं कि भाई कितना आवेश होता है, क्या क्या है उसके ऊपर, तो हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो कण है उसमें सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जो है उसका जो चिन्ह है वो हम किससे लिखते हैं? ई से। क्या लिखते हैं? चिन्ह को किससे लिखते हैं? ई से लिखा जाता है। उसके बाद में जो प्रोटॉन है तो प्रोटॉन को हम किससे लिखते हैं? पी से। न्यूट्रॉन को हम किससे लिखते हैं? एन से लिखते हैं। तो ये इनके जो चिन्ह हैं या जो प्रतीक हैं उसको हम देख सकते हैं। उसके बाद में आती है कि भाई जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की खोज, उसके बाद में प्रोटॉन की खोज, उसके बाद में न्यूट्रॉन की खोज, ये खोज करता है उसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। तो न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जेम्स चैडविक ने। जेम्स चैडविक। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? ई गोल्डस्टीन ने। और इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे टॉमसन। तो इनके खोज करता है उसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए कि भाई इलेक्ट्रॉन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? जे टॉमसन ने। प्रोटॉन की खोज ई गोल्डस्टीन ने। और न्यूट्रॉन जो है उसकी खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? जेम्स चैडविक ने की थी। ये खोज करता है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन है उसका चिन्ह होता है ई, उसके बाद में प्रोटॉन का होता है पी, उसके बाद में न्यूट्रॉन है उसका चिन्ह क्या होता है? एन। उसके बाद में यदि इसकी प्रकृति की बात करें तो प्रकृति में इलेक्ट्रॉन की प्रकृति होती है ऋण प्रकृति, ऋण नेगेटिव प्रकृति का होता है। प्रोटॉन जो होता है उसकी प्रकृति होती है धन प्रकृति, और न्यूट्रॉन जो होता है न्यूट्रल का मतलब उदासीन। तो न्यूट्रॉन, तो इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं न्यूट्रल का मतलब होता है उदासीन, तो उदासीन प्रकृति का होता है। फिर हम बात करें आवेश की, तो आवेश जो होता है वो कूलाम में और इकाई में। तो कूलाम में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो है उस पर आवेश कितना होता है? 1.60 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम किसके ऊपर होता है? इलेक्ट्रॉन पे। और प्रोटॉन 1.60 इंटू 10⁻⁻19 इसके ऊपर, ये भी कूलाम में होता है प्रोटॉन। अब हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन और जो प्रोटॉन है उस पे आवेश का मान क्या होता है? बराबर होता है। तो हम कहते हैं कि भाई आवेश समान है, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो परमाणु विद्युत रूप से क्या होता है? उदासीन। और जो न्यूट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन का जो कण होता है उसके ऊपर जो आवेश है वो कूलाम में यदि देखें तो शून्य होता है, किसी प्रकार का आवेश इसके अंदर नहीं होता है। फिर हम इकाई की बात करें तो इकाई जो होता है उसका नेगेटिव -1 इलेक्ट्रॉन पे, प्रोटॉन पे +1, और जो न्यूट्रॉन है न्यूट्रॉन पे क्या होता है? 0 होता है। बात करें हम AMU, एटॉमिक मास यूनिट में इसका द्रव्यमान, और वर्तमान में IPC की जो अवधारणा है या IPC के अनुमोदन के आधार पे इस AMU को क्या बोलते हैं? यूनिफाइड मास। क्या बोलते हैं? यूनिफाइड मास, यूनिफाइड द्रव्यमान इसको हम कहते हैं।
तो AMU बोल दो या यूनिफाइड मास बोल दो, तो इसका मान कितना होता है इलेक्ट्रॉन पे 0.000548, ये AMU या यूनिफाइड मास होता है। इसी प्रकार यदि हम प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन में 1.007277 ये प्रोटॉन की होती है यूनिफाइड मास में। और यदि हम यूनिफाइड द्रव्यमान देखें न्यूट्रॉन का तो उसका होता है 1.008665, ये किसका होता है AMU या यूनिफाइड मास में द्रव्यमान होता है न्यूट्रॉन का। इसी प्रकार हम किलोग्राम में इसके द्रव्यमान की बात करें तो इलेक्ट्रॉन जो है उसका द्रव्यमान होता है 9.109 इंटू 10⁻³ किलोग्राम। इसी प्रकार जो प्रोटॉन जो होता है उस पर जो द्रव्यमान होता है वो 1.672 होता है इंटू 10⁻27 किलोग्राम। और जो न्यूट्रॉन होता है तो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है 1.674 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। तो इस प्रकार हमने देखा कि जो कूलाम में आवेश होता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के ऊपर समान होता है। और जब हम द्रव्यमान की बात करें तो द्रव्यमान जो होता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान लगभग समान होता है। लगभग क्या होता है समान होता है, पूर्णतः नहीं लेकिन लगभग समान होता है। तो ये हम इस सारणी के द्वारा परमाणु के मौलिक कणों पर आवेश और उसके ऊपर हम द्रव्यमान जो है उसको अच्छे से जान सकते हैं या अच्छे से पढ़ सकते हैं। अब हमारा अगला पॉइंट रहेगा परमाणु का अस्तित्व है या परमाणु किस अस्तित्व में रहते हैं। तो अगला हमारा जो पॉइंट होगा उसमें हम परमाणु का अस्तित्व देखेंगे कि परमाणु किस रूप में पाया जाता है, तत्व के रूप में भी होता है, यौगिकों के रूप में भी होता है। तो उनको हम उदाहरण के द्वारा समझने वाले हैं। तो अगला होगा परमाणु का अस्तित्व या परमाणु किस अस्तित्व में रहते हैं या बने रहते हैं। तो इसमें जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि परमाणु एक अत्यंत सूक्ष्म कण होता है, बहुत छोटा कण होता है और ये अत्यंत अभिक्रियाशील होते हैं। सूक्ष्म कण होने के साथ साथ अत्यंत अभिक्रियाशील होते हैं। और ये जो परमाणु है वो कुछ परमाणु जो वो प्रकृति में संयुक्त रूप में और कुछ एक परमाणु है जो मुक्त रूप से पाए जा सकते हैं। और ज़्यादातर जो परमाणु है वो प्रकृति में किस रूप में पाए जाते हैं संयुक्त रूप में पाए जाते हैं। अब हमें पता है कि यदि ये अभिक्रियाशील होते हैं तो अभिक्रियाशील होने के कारण ये संयुक्त रूप में किस रूप में पाए जाते हैं। तो हमें पता है कि ये आयंस के रूप में पाए जाते हैं, या तो आयन के रूप में हो सकते हैं या हम इसको बोल सकते हैं ये तत्व के रूप में भी हो सकते हैं या यौगिक के रूप में भी हो सकते हैं या अणु के रूप में भी ये हो सकते हैं। तो संयुक्त रूप में ये यौगिक है, अणु है, उसके बाद में जैसे तत्व है उस रूप में संयुक्त रूप से पाए जाते हैं या आयन के रूप में उपस्थित हो सकते हैं। अब हमें पता है कि ये जो अणु है या आयन है, ठीक है, जिसमें अनेक परमाणु होते हैं जिससे आयन या अणु का निर्माण होता है। तो ये आयन और अणु जो है वो अनेक परमाणुओं को आपस में पुंजित होने से या आपस में मिलने से निर्माण करते हैं। अर्थात अनेक परमाणु के मिलने से या पुंजित होने से अणु और जो आयन है उसका निर्माण होता है। अब हम देख सकते हैं कि जो परमाणु है, जो पदार्थ हैं, अब पदार्थ है उसमें विभिन्न परमाणु होते हैं, वो आपस में मिल सकते हैं और अणु बनाते हैं जिसको हम देख सकते हैं, जिसको हम छू सकते हैं, जिसको हम महसूस कर सकते हैं। वो द्रव्य कण है वो किससे निर्मित होता है? परमाणुओं से निर्मित होता है। तो परमाणु है वो अविभाज्य कण होता है। अब बात आती आगे कि इसको हम किस प्रकार से उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं।
जैसे मान लो बात करते हैं ऑक्सीजन के परमाणु की, ठीक है। अब ऑक्सीजन का जो परमाणु है वो अत्यंत क्रियाशील होता है, अधिक क्रियाशील होता है, और बहुत अधिक क्रियाशील होने के कारण ये जो ऑक्सीजन का परमाणु है वो अन्य तत्वों के साथ अभिक्रिया करता है, और अन्य तत्वों के साथ अभिक्रिया करके किसका निर्माण करता है, यौगिक का निर्माण करता है, या फिर अणुओं का निर्माण जो है वो करता है। उसके बाद में हम इसमें पता है कि जो ऑक्सीजन का अणु है, जैसे O2, इसको एक उदाहरण से O2 का अणु। अब O2 के अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं? ऑक्सीजन के अणु में ऑक्सीजन के 2 परमाणु होते हैं। कितने परमाणु होते हैं? 2 परमाणु होते हैं। और ये दोनों परमाणु आपस में मिलकर किसका निर्माण करते हैं? ऑक्सीजन के अणु का निर्माण करते हैं। इसी प्रकार ऑक्सीजन के 3 परमाणु जब मिलते हैं, ठीक है, तो ऑक्सीजन के 3 परमाणु मिलेंगे तो O3 बनाएंगे। ये O3 क्या है? ओजोन है, अर्थात ओजोन गैस है, उसका निर्माण कर लेते हैं। तो हम इसको ऐसे देख सकते हैं कि ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं और वो आपस में मिलकर अणु का निर्माण कर सकते हैं या करते हैं। फिर उसके बाद में दूसरा हम देखते हैं कि जो हाइड्रोजन का परमाणु, बात करते हैं हाइड्रोजन, ये है हाइड्रोजन का परमाणु। हाइड्रोजन का परमाणु जो है वो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, और स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता इसका मतलब क्या हुआ? वो अन्य किसी परमाणु के साथ अभिक्रिया करके अणु का निर्माण कर लेता है, और ये परमाणु क्या है? अत्यंत अभिक्रियाशील होता है और अन्य परमाणु के साथ अभिक्रिया करता है और अणु का निर्माण करता है। जैसे H2 में हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं? H+H, तो क्या बना? H2 बना। तो इसमें हाइड्रोजन के 2 परमाणु जब मिलते हैं तो किसका निर्माण करते हैं? हाइड्रोजन जो गैस बनती है उस हाइड्रोजन गैस का निर्माण ये करते हैं। इसी प्रकार बात करते हैं क्लोरीन की। अब क्लोरीन का जो परमाणु है वो भी मुक्त अवस्था में नहीं सकता, इसका मतलब ये अन्य परमाणु से अभिक्रिया करता है क्लोरीन के, तो किसका निर्माण करता है? क्लोरीन के अणु का निर्माण करता है और प्रकृति में बना रहता है। अब बात करते हैं कुछ तत्व ऐसे हैं जो पुंज बनाकर अस्तित्व में रहते हैं, जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। जैसे अगला इसमें जो परमाणु की हम बात करते हैं, कुछ तत्व की बात करते हैं। कुछ तत्व है पुंज बनाकर, किसका पुंज? परमाणुओं का पुंज। कुछ तत्व परमाणुओं का पुंज बनाकर अस्तित्व में रहते हैं और अणु का निर्माण करते हैं। अणु का या यौगिक है उसका निर्माण करते हैं, और जिसे हम क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। जैसे कॉपर है, एल्यूमिनियम है, जिंक है, आयरन है, उसके बाद में Ag है और Au। ये तत्व ऐसे हैं जो पुंज बनाकर अस्तित्व में रहते हैं और अस्तित्व में रह के क्या करते हैं? अणुओं का निर्माण कर सकते हैं, अर्थात अकेले इसको हम देख सकते हैं, पुंज बनाकर ये रहते हैं। इसी प्रकार जैसे कुछ उदाहरण के द्वारा हम देख सकते हैं, जैसे मान लो लोहा है। अब लोहे का एक तार हम लेते हैं, ठीक है, या हम तांबे का तार लेते हैं, या सोने का सिक्का लेते हैं, या हम बात करते हैं चांदी के सिक्के की। अब ये सब क्या है? परमाणु का समूह थोड़ी है, ये एक परमाणुओं का पुंज है। जैसे मान लो हमने लिया चांदी, सोना और लोहा। अब हमने लोहे का तार लिया, तो लोहे के तार में क्या है? लोहे के विभिन्न परमाणु आपस में जुड़ते हैं और पुंज का निर्माण करते हैं, जिसे हम अच्छे से देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। तो पुंज, तो कई तत्व ऐसे होते हैं जो परमाणुओं के पुंज के रूप में रहते हैं
और जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं और महसूस कर सकते हैं। इसी प्रकार यदि हम बात करें तो जो सोना चांदी है या जो तांबा है, ठीक है, ये इनके जो परमाणु है वो एक तो पुंज के रूप में पाए जाते हैं। सेकंड, इसमें इनके जो परमाणु है वो सूक्ष्म होते हैं, अति सूक्ष्म होते हैं। और जब अति सूक्ष्म ये परमाणु होते हैं तो इन्हें हम नग नाकों से देखने का सवाल ही नहीं बनता, और इन्हें हम सूक्ष्मदर्शी, जो साधारण सूक्ष्मदर्शी है, उसके द्वारा भी हम इसको आसानी से नहीं देख सकते हैं। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि परमाणु है वो किस प्रकार, या परमाणु का अस्तित्व कैसा होता है, वो किन किन रूपों में प्रकृति में उपस्थित होता है। अब अगला जो बात आती है वो आती है अणु की। अब हमने परमाणु जाना, अब बात करते हैं अणु की। भाई अणु क्या होता है, तो ये इसके अंतर्गत हम देखते हैं। तो अगला हमारा जो पॉइंट रहने वाला है वो रहेगा अणु या मॉलिक्यूल्स। अणु या मॉलिक्यूल्स। तो हमें पता है कि भाई अणु है, अणु का निर्माण परमाणु, तो हम लिख सकते हैं जब ये दो या दो से अधिक परमाणु आपस में संयुक्त होते हैं, ठीक है, तो उनके संयुक्त होने से किसका निर्माण होता है, अणु का निर्माण होता है। तो हम लिख सकते हैं परमाणुओं का समूह है, परमाणुओं का समूह है, क्या कहलाता है, अणु कहलाता है। या जब दो या दो से अधिक परमाणु आपस में मिलते हैं एक रासायनिक बंध के द्वारा। किस बंध के द्वारा, रासायनिक बंध के द्वारा। जैसे मान लो हम बात करते हैं ये क्लोरीन और ये क्लोरीन। अब ये क्लोरीन का परमाणु और ये क्लोरीन का परमाणु, ठीक है। अब ये दोनों क्लोरीन के परमाणु आपस में रासायनिक बंध के द्वारा मिलते हैं, तो ये जो बंध बनता है उसका नाम है रासायनिक बंध। इस रासायनिक बंध के द्वारा जुड़ के किसका निर्माण करते हैं, अणु का निर्माण करते हैं। अर्थात हम बोल सकते हैं जब दो या दो से अधिक परमाणु रासायनिक बंध के द्वारा जुड़ के, ठीक है, किसका निर्माण करते हैं, अणु का निर्माण करते हैं, या परमाणुओं का समूह अणु कहलाता है। या दो या दो से अधिक परमाणुओं के मिलने से किसका निर्माण होता है, अणु का जो है वो निर्माण होता है। तो अणु को हम कई तरीके से परिभाषित कर सकते हैं। अब हम इसको एक रूप में देखते हैं। जैसे मैंने लिखा जल का अणु, ठीक है, जल का अणु, ये क्या है, जल का अणु है। अब जल का अणु जो होता है या कोई भी अणु होता है वो वैद्युत रूप से उदासीन होता है, वैद्युत रूप से उदासीन होता है, वैद्युत रूप से उदासीन होता है। प्रकृति में जितने भी अणु हैं वो किस रूप में, वैद्युत रूप से उदासीन होता है। उसके बारे में हम देखेंगे जब संयोजकता आएगी, तब ये जो लाइन है वैद्युत रूप से उदासीन, इसका मतलब हमें अच्छे से समझने आ जाएगा, या अच्छे से इसको वहाँ पे हम समझेंगे कि अणु जो होता है वो वैद्युत रूप से उदासीन जो है वो किस प्रकार होता है। अब आगे हम देखते हैं कुछ उदाहरण के द्वारा कि जो अणु है वो क्या होते हैं। जैसे सबसे पहले मैं यहाँ पे एक उदाहरण लिखता हूँ, नाइट्रोजन का अणु। इधर मैंने क्या लिख लिया, N2, नाइट्रोजन का अणु। तो इधर हमने N2 लिख लिया, ठीक है। अब नाइट्रोजन के अणु है उसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं। अब जो नाइट्रोजन का अणु होता है इसमें नाइट्रोजन के कितने परमाणु हैं, बताओ देखें। नाइट्रोजन के 2 परमाणु, आपस में मिलकर नाइट्रोजन का अणु बनाते हैं, नाइट्रोजन का अणु बनाते हैं। जब नाइट्रोजन के 2 परमाणु आपस में मिलते हैं तो किसका निर्माण करेंगे, नाइट्रोजन के अणु का निर्माण जो है वो
करते हैं। इसी प्रकार जैसे एक उदाहरण और देखता हूं, जल का अणु, जैसे मैंने लिख दिया H2O। अब जब जल का अणु होता है तो जल के अणु में कितने कितने परमाणु हैं, इधर हम देख से पता कर सकते हैं। जल के अणु के निर्माण में, जल के अणु के निर्माण में हाइड्रोजन के कितने परमाणु दिख रहे हैं, 2। हाइड्रोजन के 2 परमाणु तथा ऑक्सीजन के कितने परमाणु दिख रहे हैं, तथा ऑक्सीजन का 1 परमाणु, ऑक्सीजन का 1 परमाणु मिलकर जल का अणु बनाता है। ये आपको ध्यान रखना है। जब जल का अणु होता है तो उसमें हाइड्रोजन के कितने परमाणु, 2 परमाणु, और ऑक्सीजन है उसके कितने परमाणु, 1 परमाणु जब मिलते हैं तो जल के अणु का निर्माण होता है। अब जैसे ऑक्सीजन का अणु, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो जब ऑक्सीजन का अणु बनता है तो ऑक्सीजन के अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं, 2 परमाणु। तो इसमें क्या होते हैं, ऑक्सीजन के 2 परमाणु। और जब ऑक्सीजन के 2 परमाणु आपस में मिलते हैं तो किसका निर्माण करते हैं, ऑक्सीजन के अणु का निर्माण जो है वो करते हैं। अब बात आती है कि भाई एक, जैसे मैंने एक उदाहरण लिखा, इसमें आपको बताना है CO2। अब इसमें देखना CO2 का अणु, CO2 का जब अणु बनता है तो उसमें कौन कौन से भाग लेते हैं, ध्यान से देखना। यह है कार्बन का 1 परमाणु, कार्बन का कितना परमाणु है, 1। और इधर देखो ये क्या है, ऑक्सीजन के 2 परमाणु। कार्बन का 1 परमाणु और ऑक्सीजन है उसके 2 परमाणु जब आपस में मिलते हैं तो किसका निर्माण होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। तो इस प्रकार ये जो आज का इस वीडियो था, तो उस वीडियो में हमने देखा था कि परमाणु है वो प्रकृति में किस रूप में पाए जाते हैं। तो हमने इसमें पढ़ा कि परमाणु है वो अणु के रूप में, यौगिक जो है उसके रूप में, या परमाणुओं के पुंज के रूप में हम इसको देख सकते हैं। और हमने कुछ अणु के उदाहरण के द्वारा इसको समझा कि भाई अणु का निर्माण जो है वो किन किन परमाणुओं से मिलकर बना होता है।